मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। कई अलग अलग क्षेत्रों से तरह तरह के न्यूज प्राप्त हो रहे थे और कल सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्देश आया है। उसी संदर्भ में एक वीडियो समस्त सूचनाओं का एक व्यवस्थित रूप में संग्रहित कर आपके समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियाँ दी जा रही हैं। भविष्य में इसी चैनल पर आईएएस की भी तैयारी निश्चित रूप से होगी। ठीक है, तो देखिए जो आज मुद्दा है डिस्कशन का, ये सारा है हाई स्कूल शिक्षक, पंचायत सचिव, 6th जेपीएससी, उसके अलावा 7th जेपीएससी पर हल्की फुल्की नियोजन नीति 2016 वाली और नियोजन नीति जो नई बनने वाली है उसमें भी क्या विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए हाई स्कूल शिक्षक का जहाँ तक बात है तो इसका विवाद जो है लंबे समय से चल रहा है और कहीं ना कहीं हाई स्कूल शिक्षक जो टीजीटी पीजीटी के रूप में आप लोग जानते हैं, ट्रेन टीचर्स के, तो वहाँ से जो विवाद उत्पन्न हुआ उस विवाद के भंवर में पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जो है फंस चुकी है और जो गलत तरीके से नियोजन नीति बनाई गई थी, एक समझ सकते हैं कि संविधान को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई थी, उसी का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों से पूरी तरह से झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल हो चुकी है। विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियां, जहां तक कि हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का सवाल है तो 2016 में शुरू हुआ था और 13 जिले अनुसूचित घोषित किए गए थे उस समय के नियोजन नीति के अनुसार 2016 वाली, जिसमें केवल उस जिले के अभ्यर्थी ही फॉर्म वगैरह भर सकते थे किसी भी नौकरी के लिए जो कि अराजपत्रित की श्रेणी में आता था। इसी संदर्भ में 2017 में सोनी कुमारी के द्वारा केस कर दिया गया था हाई कोर्ट में और इसका अंतरिम आदेश 18 सितंबर 2021 को झारखंड हाई कोर्ट का आता है। इसमें कहा जाता है कि 11 जो आपका गैर अनुसूचित जिले हैं वहाँ पर नियुक्ति में किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन 13 अनुसूचित जिलों पर रोक था क्योंकि वहाँ पर बाहर के जिलों को भरने से रोका गया था फॉर्म। तो संभवतः हाई कोर्ट को लगा था यह आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। तो उसके बाद क्या होता है कि झारखंड सरकार के द्वारा महाधिवक्ता से सलाह मांगी जाती है। तो महाधिवक्ता के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि माननीय हाई कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर ली जाए। ठीक है, अब 2019 का 18 सितंबर से 1 साल और बीत जाता है और 21 सितंबर 2020 को फाइनल डिसीजन भी आ जाता है और डिसीजन वही रहता है। ठीक है, यानी कि 13 गैर अनुसूचित जिलों वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक और 11 पर कोई भी रोक नहीं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सोनी कुमारी के पक्ष में जो फैसला आया था तो जिससे जो भी शिक्षक प्रभावित हुए थे वे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 11 गैर अनुसूचित जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति पर किसी तरह की कोई रोक अभी तक नहीं थी, चल ही रही थी। लेकिन 1 जुलाई को साक्षरता विभाग के निदेशक हर्षा मंगला के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर भेजा जाता है कि महाधिवक्ता की सलाह के अनुसार जो भी 11 गैर अनुसूचित जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी उस प्रक्रिया को रोका जाता है और इसमें झारखंड सरकार की सहमति प्राप्त है। ठीक है, तो रुक गया। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर 9 जुलाई को पिटीशन को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कल ही यह निर्देश दिया गया है, चूँकि झारखंड हाई कोर्ट की वृहद पीठ के द्वारा, जिसमें 1 से अधिक न्यायाधीश होते हैं, यह क्लियर कर दिया गया है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति से संबंधित कोई रोक नहीं है। इसलिए इस संबंध में जो भी राहत प्राप्त करना हो उसके लिए झारखंड हाई कोर्ट सक्षम है। यहाँ किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी मामला लंबित नहीं है। 11 गैर अनुसूचित जिलों से संबंधित जो भी यहाँ पर मामला लंबित है वह 13 गैर अनुसूचित जिलों से संबंधित है। यानी कि अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है 11 जिलों के संदर्भ में विशेष रूप से कि इसका मामला ना तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर और न ही
सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 जुलाई को स्पष्ट कर दिया कि हमारी ओर से भी कोई रोक नहीं है। 11 जिलों से संबंधित हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब प्रारंभ होनी ही चाहिए। चूंकि हाई कोर्ट को संदर्भित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए निश्चित रूप से जो भी 11 जिलों के अभ्यर्थी हैं, हाई स्कूल से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं, 11 जिलों के अभ्यर्थी हैं, उन्हें हाई कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन देना होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील जो अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे थे, 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए, उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन देना होगा जा करके, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट एक सामान्य आदेश पारित कर देगी, उसी अनुरूप जो है फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं, पंचायत सचिव के मुद्दे पर, ठीक है। तो जो भी 9 जुलाई को निर्देशित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय हाई कोर्ट को, यह पंचायत सचिवों के लिए खास करके 11 जिलों के सचिवों के लिए, पंचायत सचिवों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है। ओके, एक तो यहाँ पर वे अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही माननीय हाई कोर्ट रांची के द्वारा सरकार और जेएसएससी को इस मामले पर जवाब देने को कहा गया है, क्योंकि जो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा समय सीमा दी गई थी कि 11 जिलों के 11 गैर अनुसूचित जिलों के पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आपको बढ़ानी है। उस समय सीमा के अंदर सरकार और जेएसएससी अक्षम रही है। जेएसएससी कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाते हुई नज़र आ रही है कार्मिक विभाग पर कि कार्मिक विभाग ने ही रोक रखा है। और लेटर से भी यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं से झारखंड सरकार और कार्मिक विभाग नियोजन नीति के मामले पर सोनी कुमारी के फैसले का वेट कर रही है कि उसके बाद ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति होगी। लेकिन जो 9 जुलाई को डिसीजन आया है, निर्देश आया है, डायरेक्शन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद संभवतः वहाँ पर भी कुछ विशेष नहीं रह गया है, क्योंकि सोनी कुमारी का मामला ओनली फॉर 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। ओके, 11 नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ पर कोई उससे मतलब नहीं है। इसलिए 11 जिलों के पंचायत सचिवों के लिए अब कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से शुभ दिन आने वाले हैं। इंतजार कीजिए आप लोग और परिश्रम भी करते रहिए, संघर्ष भी करते रहिए। लेकिन 13 जिलों के जो भी, चाहे जिनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है, विज्ञापन अटके पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर है। और यहाँ आर्टिकल 16 का जो मूलाधिकार है, यह मामला आ चुका है, इसलिए यह मामला अत्यंत गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ विशेष राहत मिलेगा, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। अब आते हैं छठी जेपीएससी मामला पर, जो हाई स्कूल शिक्षक की तरह ही 2016 से यह भी चल रहा है। हालांकि यहाँ नियोजन नीति से इसका कोई भी संबंध नहीं है, यह नियमावली के उल्लंघन से संबंध है। गलत तरीके से नियमावली को बनाकर, अस्पष्ट तरीके से बना करके गलत तरीके से नियुक्ति जो प्रदान कर दी गई है, जिसे 7 जून को माननीय हाई कोर्ट रांची के द्वारा रद्द कर दिया गया था, ठीक है। उसमें भी लगभग आपके जो 8 सप्ताह टाइम दिया गया था, उसमें 4 सप्ताह से अधिक के समय बीत चुके हैं। छठी जेपीएससी के मामले में जो अभी तक प्रगति हुई है, तो कुछ अभ्यर्थी जो कि इस निर्णय से बाहर हो सकते हैं मेरिट लिस्ट से, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है डबल बेंच का। देखिए क्या होता है, जेपीएससी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोली है इस मुद्दे पर कि वो रिजल्ट निकालने जा रही है, अंदर रिजल्ट तैयार कर रही है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, या डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है, ऐसा कुछ भी सूचना नहीं है। लेकिन पंचायत सचिव के मामले में हाईकोर्ट रांची के द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। चूँकि हाईकोर्ट रांची के द्वारा एक समय सीमा दी गई थी, उसके अंदर पंचायत सचिवों की नियुक्ति करनी थी 11 जिलों की, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। तो रांची हाईकोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया जेएसएससी के अधिवक्ता को और सरकार के अधिवक्ता को कि आपने आदेश का पालन नहीं किया है, तो क्यों नहीं आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। निश्चित रूप से यहाँ पर भी 8 सप्ताह का समय दिया गया है छठी जेपीएससी में भी, और उसमें इन लोगों ने 4 सप्ताह से ऊपर निकाल दिया है सोच विचार में। बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं, हालांकि 4-5 दिन काफ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हो सकता है वो लोग अंदर से रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा गया है पेपर में, न ही सरकार की ओर से न ही जेपीएससी की ओर से। छठी जेपीएससी के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। कृष्ण मुरारी चौबे के द्वारा
एक याचिका दाखिल की गई थी, पहले ही दाखिल की गई थी, कोई नई याचिका नहीं है। उनका कहना है कि जो छठी जेपीएससी की नियुक्ति हो रही थी वो उसका जो है पूरी तरह से आधार है बिहार सिविल सेवा नियमावली 1951 और उसका उल्लंघन किया गया है हर स्टेज पर, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सरकार और जेपीएससी को नोटिस भेजा गया है। तो इस पर देखिए क्या होता है। तो छठे जेपीएससी के यही सिचुएशन है। अगला आते हैं नियोजन नीति 2016। तो सोनी कुमारी के मामले में जो डिसीजन आया था हाई कोर्ट का, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। तो वहाँ पर एक बार तो आपका टाइम दे दिया गया था कि लगातार सुनवाई होगा, लेकिन कोरोना के मामले जो अत्यधिक आने लगे दिल्ली में, जिसके कारण से रोक लगा दिया गया था। तो फिर से 13 जुलाई को दिया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन फिर उसे स्थगित कर दिया गया है और नई डेट जो दी गई है वह 20 जुलाई को दी गई है। देखिए फिर क्या होता है, 20 जुलाई तक वेट कीजिए। चलिए हम लोग अपने अंतिम पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करते हैं, झारखंड की नई नियोजन नीति और इससे संबंधित विवाद और समाधान। ठीक है, देखिए जो ये नया नियोजन नीति 2021 में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि 1 महीने के अंदर आप लोग जो है नियोजन नीति का प्रारूप प्रस्तुत करें। ओके, और इस नियोजन नीति में यह भी शर्त लगा दी है उन्होंने कि झारखंड राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिले और संविधान का उल्लंघन भी ना हो। विशेष रूप से आर्टिकल 16 का कुछ ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। निश्चित रूप से जो झारखंड के अधिकारी हैं, आईएएस हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि किस तरह से वे रास्ता निकालते हैं। ठीक है, झारखंड से मैट्रिक या इंटर किया है उससे ही झारखंड के वर्ग 3 और वर्ग 4 की नौकरियां प्राप्त होंगी, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। कुछ भाषा पेपर से संबंधित भी आए थे, हालांकि वो अपुष्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इस सेक्शन में मैं बता रहा हूँ, जो शिक्षा सेक्शन में, ठीक है, तो इसका कुछ संवैधानिक आधार भी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा आर्टिकल 16 को समझना होगा, उसको समझ लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 16 है वो मूलाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 इसमें लोक नियोजन में समता का अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में बात हो रही है। ओके, आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और शायद आप लोग भी डिसीजन ले पाएंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि आखिर नियोजन नीति किस तरीके से बने कि झारखंड के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और संविधान का भी उल्लंघन ना हो, ताकि नियुक्तियां फंसे नहीं और सरकार को न्यायालय में जवाब देना पड़े और उनके लिए स्टैंड एक मजबूत हो। ठीक है, तो पहले आर्टिकल 16 को हम लोग समझते हैं। इसमें सिंपल यही लिखा गया है। इसमें कुल अगर मेन पार्ट देखा जाए तो टोटल 6 पार्ट हैं। 16 ही एक में कहा गया है कि राज्य के अधीन, राज्य मीन्स राज्य, पॉलिटिकल में जाइएगा तो राज्य मीन्स होता है पूरा देश या प्रांत, सभी इसी में आ जाएगा। किसी भी सभी नागरिकों का समान अधिकार। सभी नागरिकों का अर्थ क्या हुआ? भारत के नागरिक। ओके, ये 16(1) है। 16(2) देखिए क्या कहता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या निवास स्थान, या इनमें से किसी भी अधिकार आधार पर
लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन मैंने सरकार के अधीन, भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, ये हुआ 16(2). यहां पर देखिए शिक्षा और भाषा नहीं है, इसको समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में भी काम देंगे और झारखंड के नियोजन नीति में अगर झारखंड सरकार के द्वारा सलाह मांगी जाती है आम जनता से, तो आप सलाह देने में भी सक्षम होंगे। तो शिक्षा और भाषा का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए झारखंड सरकार के अधिकारी कहीं न कहीं इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं क्यों न शिक्षा को एक अर्हता बनाया जाए। इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या बनाया जा सकता है शिक्षा को अर्हता। ठीक है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा आज। फिलहाल जो रेस्ट आर्टिकल्स हैं 16 के, उसको देख लीजिए। शिक्षा भाषा को ध्यान रखिएगा सिर्फ 16(2). 16(3) संसद के द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के वर्ग ग और घ में नियुक्तियों के लिए निवास को एक अनिवार्य अर्हता बनाई जा सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए, यह पूरी तरह से संसद को अधिकार है। जो 60% आप रिजर्वेशन जानते हैं, 100 में 60 सीट्स रिजर्व होते हैं अलग अलग सेक्शन और कैटेगरीज के लिए, तो उसको छोड़ करके, ठीक है, वो तो सभी राज्य लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही है उनको। लेकिन वर्ग ग और घ, ठीक है, क्लर्क हुआ, पियून हुआ, अनुसेवी हुए, उनके उन पोस्ट्स के लिए अगर संसद चाहे तो किसी राज्य को, झारखंड को चाहे तो आंध्र के लिए बनाया था, आंध्र प्रदेश के लिए संसद ने, ठीक है, कि आप 50% को क्रॉस कर सकते हैं, 100% यानी कि निवास स्थान को आप अर्हता बना सकते हैं कि यहाँ का निवासी है तभी नौकरी मिलेगा। ये किसी भी राज्य विधानमंडल का पावर नहीं है। कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी तो नहीं, अगर कोई भी नेता अगर इस तथ्य का चुनाव में घोषणा किया जाता है, सिर्फ उसे राजनीतिक समझें। ठीक है, यानी कि उनके द्वारा कहा जाएगा मैंने तो बना दिया, आप कोर्ट गए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने तो बनाया था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या दोष है। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, आप कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है, केवल और केवल संसद को अधिकार है कि निवास स्थान को अर्हता किसी भी क्षेत्र के लिए, पूरे देश का, चाहे कोई भी राज्य हो या पूरे देश के लिए, निवास अर्हता उसी स्थिति में लागू होगा उस राज्य में जब केंद्र सरकार द्वारा संसद में इस से संबंधित बिल को पार करके एक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए निवास से संबंधित कोई भी एक्ट बनाने का अधिकार किसी भी राज्य विधानमंडल को नहीं है, न ही झारखंड विधानमंडल को है। 16(3), ओके। 16(4), शैक्षिक, सोलह तीन जो था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, ओके। दृष्टि से पिछड़े
लोगों के लिए आरक्षण। ये थोड़ा डिटेल में है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। 16(4) में यही कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे सकती है सरकार। इससे जो है अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन स्थिति यही होनी चाहिए यदि उनकी पिछड़ापन वास्तव में हो और दूसरा उनका प्रतिनिधित्व लोक सेवाओं में नहीं हो। ठीक है, ये हुआ 16(4). 16(4)A में कहा गया है प्रोन्नति में आरक्षण। ये जो दिया गया SC ST को सिर्फ, ओके। प्रोन्नति में आरक्षण सतहत्तरवां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा मिला और बाद में इसमें हल्के फुल्के चेंजेस लाए गए 50वां संविधान संशोधन 2001 में। इसका उद्देश्य था, माना जा रहा था कि कुछ SC ST जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो हायर लेवल का सर्विस होता है, सर्विस में भी जो आपका जो लेवल होता है, तो हायर लेवल में प्रोन्नति से पहुंचते हैं लोग, है ना, सर्विस के बाद। तो कहीं ना कहीं से प्रोन्नति में इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रोन्नति में जो है आरक्षण दिया जाएगा। ये दोनों के अनुसार जो है आपका आरक्षण दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन में कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण जो है मौलिक अधिकार पूरी तरह से नहीं समझा जाता है। ठीक है, अब आइए 16(4)B। बैकलॉग सीट। अक्सर होता है कि जो भी आरक्षित सीट हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, अब आर्थिक रूप से पिछड़े भी आ गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए आरक्षित सीट अगर नहीं भर पाता है, किसी भी जो भी विज्ञापन आया है, तो वो आरक्षित सीट अगर बचा हुआ रहता है और अगले विज्ञापन में चल, मान लीजिए 2021 में आया कोई विज्ञापन, उसमें SC ST का आरक्षित सीट नहीं भर पाया, तो 2022 में अगर निकलेगा तो उसमें अगर जोड़ दिया जाता है सरकार के द्वारा उस सीट को, ठीक है, तो 50% से ऊपर जा सकता है, क्योंकि उस सीट पर SC ST OBC की ही नियुक्ति होगी। तो अगर इस स्थिति में 50% से ऊपर आरक्षण जाता है तो इससे भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और 16(B जो जोड़ा गया 81 2000 के द्वारा, 81 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा संसद पारित किया गया था। अब आइए 16(5) धार्मिक संस्थानों में नियुक्ति। देखिए, बहुत सारे धार्मिक संस्थान होते हैं, ठीक है, जिसपे सरकार के अंडर में आते हैं, या फिर कई धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति सेना में भी होती है। तो अगर मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी की नियुक्ति हो रही है, हिंदू धर्म से या फिर जैन, सिख, किसी भी धर्म से अगर नियुक्ति हो रही है, तो उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्ति करने के संदर्भ में स्पेशल इंस्ट्रक्शन रह सकता है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसी आर्टिकल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी नियुक्तियों में जो बहुत कम होती हैं ऐसी नियुक्तियाँ, ठीक है, एक दो कभी कभार निकल गया, तो उसी धर्म के लोगों को जो है लिया जाएगा। यह आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। आर्थिक रूप से पिछड़ों का आरक्षण। सोलह 6, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन एक्ट 2019 में जोड़ा गया। ओके, इसमें EWS के रूप में जो आप जानते हैं 10%, इसमें
जो आरक्षण दिया जाएगा, इस आरक्षण का 10% का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 16(4) में थे, ठीक। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 16(6) था। और ये जो एक कन्फ्यूजन आप लोगों को अक्सर रहता होगा, जब इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, तो 60% आरक्षण कैसे संवैधानिक हो गया है, ठीक है। उससे भी आज मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखिए 16(4) के अंतर्गत 50%, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का मैक्सिमम जो है आरक्षण कितना हो सकता है, 50% हो सकता है। ये कहा था इंदिरा साहनी केस में। इसको स्पष्ट किया गया आपका मराठा से रिलेटेड आरक्षण जो महाराष्ट्र में दे दिया था, ठीक है। तो उसका वह मामला भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया था और उस राज्य में महाराष्ट्र में 50% से ऊपर चला जा रहा था आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि यह आरक्षण अवैध है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में जो सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है सामाजिक शैक्षणिक आधार पर, उसे वह क्रॉस कर रहा था, ठीक है। ये 10% जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण है, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर नहीं है, ठीक है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दिया है, ठीक है। ये आपका हुआ 60% आरक्षण, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। अब आइए हम लोग आते हैं नियोजन नीति पर। जो नई नियोजन नीति बन रही है उसमें शिक्षा के आधार पर जो कहा जा रहा है कि शिक्षा लेने वाले यहाँ पर हैं मैट्रिक इंटर के, केवल उन्हीं को जो है अवसर मिलेगा यहाँ पर वर्ग 3 और वर्ग 4 के नौकरियों में, ठीक है। ऐसा क्या संभव है? तो देखिए संवैधानिक दृष्टि से आप नियोजन नीति इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली समस्या आएगी निश्चित रूप से वह झारखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा ही उठाई जाएगी। झारखंड में जो रहने वाले हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के बोर्ड से इंटर और मैट्रिक किए हों, ठीक है। ये तो सिंपल सा बात है। हो सकता है पड़ोसी राज्यों में अपने पिता के सर्विस के कारण, माता पिता के किसी भी एक के सर्विस के कारण पड़ोसी राज्यों में चले गए हों, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक इंटर कर लिया हो, लेकिन हैं तो वे झारखंड के निवासी, तो ये भी केस का एक मुद्दा फिर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये नियोजन नीति जो है विवादित हो सकता है। तो पहला समस्या ये आएगा, झारखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा ही प्रश्न उठाए जाएंगे, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा ही प्रश्न उठाए जाएंगे। दूसरा जो समस्या आएगा, जो कहा गया आपका लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या निवास स्थान के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जा सकता। तो इस नियोजन नीति के बाद हो सकता है कि कोर्ट में मामला जाए तो सरकार कहे, ठीक है, सरकार के प्रतिनिधि कहें कि शिक्षा के आधार पर तो नहीं लिखा गया है आर्टिकल 16 में, बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर भी व्याख्या का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बन सकता है, क्योंकि शिक्षा का आधार जो है ये संविधान निर्माताओं ने क्या सोच करके इसे अलग किया था, ठीक है, उसको भी, उसका व्याख्या करने का पूरी तरह से अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है और किसी का नहीं है। तो यहाँ पर यह भी व्याख्या में निकल सकता है कि शिक्षा इसलिए अलग किया गया लोक नियोजन में, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है और वह MBBS नहीं है तो वह डॉक्टर का पेशा नहीं अपना सकता है, वकील है तो वह LLB नहीं है तो वह वकील नहीं बन सकता है, अगर एक सिविल सर्वेंट बनना है, अगर वो बैचलर नहीं है तो इस लायक नहीं होता है इंटर पास करने के बाद कि सिविल सर्वेंट के जितने भी उत्तरदायित्व हैं उससे वह संभाल सके, ठीक है। इसलिए शिक्षा को अलग किया था। अगर ऐसी व्याख्या कर दी जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो यह आधार भी खत्म होगा। फिर अगर 2-3 साल और बर्बाद हो गया झारखंड के युवाओं का तो काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सब समस्याएं आ सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ओके, तो अब समाधान पर हम लोग आते हैं। तो कई समाधान मैंने सोचे हैं, उससे आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप लोग भी सोचिए क्या समाधान हो सकता है जिससे विवाद रहित, जैसे अन्य राज्यों में नियुक्तियाँ चलती हैं, पूरे देश में चलती हैं, झारखंड में भी चले, ठीक है, ताकि यहाँ के युवाओं के सपने भी चूर चूर ना हो। पहला तो आपका सिंपल सा उपाय है कि जो 60% का रूल है हर राज्य में लगभग, ठीक है, तो 60% के रूल को झारखंड सरकार के द्वारा मान लिया जाए और कोई विशेष नियोजन नीति नहीं बनाया जाए किसी भी वर्ग के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 60% आरक्षण मिल ही रहा है। यानी कि बिहार
उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम है उसे अपना लिया जाए। दूसरा जो उपाय है, बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर भी 35% आरक्षण दे दिया जाए। हालांकि बिहार ने जो महिलाओं को आरक्षण दिया है 35%, वो पूरी तरह से ओपन है। हर कैटेगरी में 35% है, कैटेगरी वाले ओपन नहीं है, यानी कि बाहरी महिलाएं नहीं आ सकती हैं। लेकिन जो जनरल का 35% आरक्षण है वो क्षैतिज है, पूरी तरह से ओपन है। क्लियर? यानी कि बाहरी स्टेट की महिलाएं भी आती हैं तो भी उन्हें उतनी ही सुविधा मिलेगी। तो ये उपाय इसलिए है क्योंकि अगर 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो झारखंड की महिलाओं का मैक्सिमम चयन होने की संभावना है, क्योंकि महिलाएं अक्सर दूर दूर एग्जाम देने को दूसरे स्टेट में नहीं जाती हैं। ठीक है। तीसरा जो उपाय है, जो सबसे आपका संवैधानिक उपाय होगा और सबसे बेस्ट होगा, अगर झारखंड सरकार चाहती है कि जॉब्स को पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से झारखंड के युवाओं को दिया जाए, लेकिन ये सबसे कठिन भी है। ठीक है। 16(3) में मैंने कहा कि आर्टिकल 16(3) में कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य के लिए वर्ग ग और वर्ग घ की लोक नियोजन यानी कि नौकरियों के लिए उस क्षेत्र में निवास स्थान के रहता निर्धारित कर सकती है। यानी कि वहीं के निवासी को वर्ग ग और वर्ग घ की नियुक्तियां मिलेंगी। ठीक है। तो एक संसद केंद्र सरकार से राज्य को आग्रह करना पड़ेगा कि आप जो है झारखंड के लिए पारित कर दीजिए जो 50% का सीमा है सामाजिक शैक्षणिक आधार पर, इससे हम लोग 80% 75% कर सकें। ठीक है। ये बहुत कठिन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है। एक तो दोनों जगह अलग अलग दल की सरकार है, अगर समान दल की भी सरकार रहती तो इस तरीके का आरक्षण, ठीक है, संसद द्वारा अगर पारित किया जाएगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16(3) में लिखा हुआ है। यही एक तरीका है। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ अन्य तरीके हैं, समझ गए ना, जिससे लाभ पहुंचाया जा सकता है झारखंड के अभ्यर्थियों को। तो उसके लिए है झारखंड का एक अलग पेपर जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी कर दिया जाए, जेपीएससी पेपर 2 की तरह, प्रारंभिक पेपर 2 की तरह। ठीक है। उसके अलावा यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए जिस तरीके से झारखंड में उत्तर प्रदेश में कोचिंग्स दिए जा रहे हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आईएएस पीसीएस सहित, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं आईएएस में उनका कम सिलेक्शन हो रहा है पहले जितना होता था। ठीक है। तो उन्होंने कोचिंग, संभवतः उसका नाम अभ्युदय है ना, तो कोचिंग सरकारी स्तर पर देने की व्यवस्थाएं की हैं। ठीक है। उसी तरह से हाल ही में राजस्थान में भी शुरू हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था, झारखंड छोटा सा स्टेट है, संसाधनों की कमी है, अभ्यर्थियों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह सही बात है। ठीक है। इसलिए बाहर के अभ्यर्थी आते हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अगर झारखंड का पेपर भी आप डालते हैं उसको भी वो काफ़ी अच्छी तरह से स्मार्ट वे में स्टडी कर लेते हैं। झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो एक गुणात्मक उपाय यह भी हो सकता है, आर्थिक संसाधन और मार्गदर्शन के अभाव में तैयारी इफेक्टेड होते हैं, उस कमी को आप व्यापक स्तर पर दूर कीजिए। ठीक है। कम से कम जिला स्तर पर एक एक कोचिंग हो, अनुमंडल स्तर पर हो जाए तो बहुत बेहतर है। वो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे कम से कम फर्स्ट लेवल में, आईएएस के तो काफ़ी दिक्कत हो जाएंगे, टीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी के तैयारी को प्रभावी तरीके से कराया जा सकता है। पुस्तकों की व्यवस्था की जा सकती है। सरकारी स्तर पर जेपीएससी जेएसएससी सिलेबस तो जारी कर देती है, लेकिन उसके पुस्तकों के लिए अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि आखिर कहाँ से पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए। ठीक है। तो जैसे ही आप सिलेबस जारी करते हैं, आप पुस्तक भी अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दीजिए, प्रत्येक भाषा में जारी कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं से इसका लाभ झारखंड के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो जो ओपन सीट होंगे उसमें झारखंड के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे। तो ये सब कुछ उपाय थे, आप लोग भी सोचिए। मैंने आर्टिकल 16 के सारे प्रावधानों को समझा दिया है, और शिक्षा के प्रावधान अगर लागू किए जाते हैं तो उससे संबंधित समस्याओं को भी मैंने समझा दिया है। और संभवतः सरकार भी इस चीज़ को समझ रही होगी कि शिक्षा के प्रावधान लागू करना इस समस्या का सोल्व नहीं है। ठीक है। झारखंड स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर, उन सभी समस्याओं को सबको मिल करके लड़ना होगा। न ही सिर्फ सरकार लड़ सकती है, न ही प्रशासन,
न ही जनता, तीनों को मिल करके लड़ना होगा और झारखंड को एक समृद्ध प्रदेश बनाना होगा, ठीक है, ताकि हर जगह में झारखंड के अभ्यर्थी न सिर्फ अपने राज्य में नौकरी ले सकें बल्कि पड़ोसी राज्यों में और राष्ट्र स्तर पर भी नियोजन में उनकी अच्छी खासी भागीदारी हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और इधर जो आपके जेपीएससी पेपर 1 के क्लासेस चल रहे हैं, उधर आर्थिक सेक्शन में 1-2 क्लास मैं लूँगा और हिस्ट्री के क्लासेस चलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।